दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप प्लीज़ इसका एक इंट्रो पार्ट जो प्लेलिस्ट में है आप उसको देख लीजिएगा, ताकि वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि पीटी को लेके क्या है, मेंस को लेके क्या है हमारी अप्रोच, हम कैसे किस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे। वो सारा का सारा मैंने कंक्लूज़न उस पहली एक इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया है, एक फ़न के साथ, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे और बढ़िया लगे। आज हम क्लास 2 स्टार्ट करेंगे। आज से हम मतलब कहने का मतलब ये है कि आज से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। देखो दोस्तों, एक चीज़ को समझना, मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखना, ताकि आपको कुछ एनालिसिस मिल सके, कुछ चीज़ें आपको समझ आ सकें। क्योंकि देखो, एक चीज़ बताइए, बुक लिस्ट तो सभी को पता होती है, तो फिर आके फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं होता बच्चों का, मैक्सिमम लोगों का? तो कहीं ना कोई बात होती है। तो उस कंडीशन में आपको आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक बात ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि हो सकता है रिजल्ट्स आपके फेवर में ना आए इन फ्यूचर में भी। मान लो आपको एग्ज़ाम देते हैं, अटैम्प्ट देते हैं, फेल होते हैं, कुछ करते हैं, तो आप डीमोटिवेटेड मत होइएगा। अपने आप को शांत रखिए, जितना ज़्यादा काम रख सकते हैं उतना रखिए। कोई कुछ कह रहा है तो कहने दो, कोई नहीं यार, बदन पे थोड़ा लग जाना है। या कि अगर मान लो किसी ने कुछ कह भी दिया तो क्या होगा? क्या आपकी ज़िंदगी रुकेगी? नहीं रुकेगी ना, वो तो चीज़ चलती चली जाएगी। बस यही बोलूँगा कि वहाँ पे ना मतलब वहाँ पे बिल्कुल ना उलझें और शांत रहें। जब जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, तो उस दिन सबको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और डेफिनेटली वो लोग जो आपको कोसते थे, ये बोलते थे, वो खुद बोलेंगे यार ये हमारे साथ का बंदा था, देखो ये था वो था। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने हमेशा मोटिवेट करके रहना है, ठीक है? चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, कोई नहीं, हैक्स लगाओ, तिकड़म लगाओ, सोचो, कोई ना कोई गेम प्लान जरूर होगा और उसके थ्रू चीज़ें जो होंगी जरूर जो सॉल्व होंगी। तो बस यही बोलूँगा। बाकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करें। लेक्चर्स और भी हैं यूट्यूब पे। मेरे लेक्चर्स में बस ये खास बात है कि यहाँ मैं डेप्थ एनालिसिस कराऊंगा, साथ में थोड़ा फन के साथ लेके चीज़ें लेके चलेंगे, ताकि आपको एक स्टोरी टाइप की चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि ताकि आखिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक मिनट का ओवरव्यू ये भी लूँगा दोस्तों। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि वाकई हमारे गांधी जी और भी जो नेता हैं जितने आपको पीपीटी में दिख रहे होंगे, सच में इनके अथक प्रयास से हमें जो स्वतंत्रता मिली। आज भी कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि ऐसी स्वतंत्रता का क्या फ़ायदा जहाँ भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ये सारी बातें भी होती हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा, जब आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आपको अपने लीडर्स के प्रति सम्मान, करुणा वाली भावना आपको ज़रूर महसूस होगी कि उन्होंने भी एक अच्छी लाइफस्टाइल को छोड़ के इस राष्ट्रीय आंदोलन में आए, कूदे। साथ में अगर हम बात करें तो डंडे खाए, जेल गए। तो ये सब चीज़ें हमारे उस चीज़ के लिए, ताकि आज हम इंटरनेट पे, लैपटॉप पे बैठ के बातें करते हैं, बकवास करते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की देन है। तो इसमें एक ये भी आपको पता चलेगा कि हमारा देश किस किस चरणों में कैसे कैसे लेके चला, कैसे हिंदू मुस्लिम में मतलब एकता का भी हमें प्रतीक देखने को मिला। एक वो भी चरण हमें देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ हिंदू मुस्लिम अलग हुए, महिलाओं की क्या क्या भूमिका थी, और आंदोलन से हमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। उस समय की सिचुएशन सोचो, जब मोबाइल नहीं आए थे। अगर मैं बात करूं, आप 1995 की बात करें, जब एक आम इंसान के हाथ में फ़ोन नहीं होते थे, उस समय की सिचुएशन और आज के समय की सिचुएशन में देखो कितना फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको दिखता है। इवन आप कोई काम करना चाहें तो आप इंटरनेट पे फटाफट मोबाइल के थ्रू कर लेते हैं, लेकिन उस समय सिचुएशन अलग थी। तो वही सोचिए कि 100 साल पहले, 120 साल पहले सिचुएशन कैसी रही होगी, जब मोटर व्हीकल्स नहीं थे या फिर और भी चीज़ें नहीं थी, तो किस तरह से चीज़ें लेके चल। तो उस समय एक तरह से कांग्रेस की स्थापना हुई, वो एक अपने आप में एक मतलब बोल सकते काबिल तारीफ चीज़ है। तो राष्ट्रीय आंदोलन को आपने पॉजिटिव वे में ज़्यादा लेके चलना है। हालांकि लूप होल्स आपको दिखेंगे इस आंदोलन के अंदर, तो उसमें घबराना नहीं है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। लेकिन आउटकम ये निकलेगा कि इससे, इस वीडियोस के थ्रू आपकी एक सोच विकसित होगी और एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको इंडिया के प्रति देखने को मिलेगा। जो लोग इंडिया की बुराई करते हैं, उनको जब ये राष्ट्रीय आंदोलन जब आप पढ़ेंगे, अब बुक्स में पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ पता चलेगा कि यार सच में संघर्ष इसको कहते हैं। कितने डंडे खाए, कितने लोग हमारे जेल गए। तो इससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी आपको नजरिया बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, आखिर ये यूपीएससी राष्ट्रीय आंदोलन क्यों कराना चाहता है? आखिर देखो, पहले मैंने क्या बोला, मेरी सीरीज हट के होगी। इसमें क्वेश्चन ये निकलता है, आखिर हमें इतिहास क्यों पढ़ना होता है? देखो, जब भी आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो पहले आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य को समझना बहुत जरूरी होता है कि हम
किस तरह से हमें आज़ादी मिली, कौन कौन उसमें तत्व थे, क्या थे, किस तरह से, ताकि आप भारतीय दर्शन को समझ सकें। ध्यान से समझना, एक भारतीय दर्शन यानी कि भारतीय की एक सोच को आप जो समझ सकें। ये चीज़ें ऐसे नहीं, हम भी ये डायरेक्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 5 से 10 मिनट का लेक्चर क्यों? क्योंकि इसी पे बुनियाद है। अब बुनियाद अगर हमारी अच्छी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन से हमें ये फ़ायदा होगा कि एक आपकी पॉजिटिव सोच, एक सकारात्मक सोच आपको मिलेगी। आपको एक भारतीय दर्शन देखने को मिलेगा कि एक भारतीय दर्शन किस तरह से था। एक संघर्ष की कहानी मिलेगी, लीडर्स के प्रति सम्मान आपको देखने को मिलेगा कि आखिर जैसे कि आपके आपके जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, गांधी जी हो गए, लाला हरदयाल लाल हो गए, और भी मतलब सोन भगत सिंह जी हो गए, तो चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, बुक आपके और भी मतलब और भी जो लोग हैं उनके प्रति एक आपको सम्मान मिलेगा। कल को कोई अगर कोई बड़े मंच पे आके उनका अगर मतलब मान लो क्रिटिसिज्म करता है, तो आप वहाँ खड़े होकर बोल सकते हैं कि अब ऐसा नहीं है। उनका एक तरह से उन्होंने भी बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। कहने का मतलब ये है, इस राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने के बाद आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। आपको ये भी पता चलेगा कि किस किस तरह से हमें कैसे कैसे आज़ादी मिली, और ये सो ऑन चीज़ें जो है चलती चली जाएंगी। यहाँ मेन मकसद रटना नहीं है। इस लेक्चर्स में चीज़ों को समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ा के लें। मैं चाहूँ तो ये वीडियो 10 वीडियो में ख़त्म कर सकता हूँ, वो हम कराएंगे, रिवीजन में करा देंगे। लेकिन अभी जो हमें डेप्थ में चलना है, राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर घुसना है, बिल्कुल अपने आप को फील करना है कि ताकि हाँ किस किस तरह से चीज़ें हुई। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी के अंतिम चौथाई काल भारत में राष्ट्रीयता के जन्म का काल बेसिकली माना जाता है। यानी कि अगर हम बात करें 1885 के आसपास, या फिर आप बोल सकते हो तो उसी के आसपास का मतलब कि जो काल अगर हम बात करें तो राष्ट्रीयता के जन्म का काल माना जाता है। उसमें जैसे कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सुधार आंदोलन भी हुए, जिसके अंदर दुनिया भर के हमारे सुधार आंदोलन भी चले, चाहे आपका मोहन राय जी हों, चाहे और भी लोग हों, राजा राम मोहन राय जी हों, और भी लोग हों। ठीक है, तो उसमें उन्होंने सुधार आंदोलन भी चलाए। कहीं ना कहीं आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जो है विकास भी हुआ, यानी प्रचार भी हुआ। एक समय ऐसा भी आया था कि अंग्रेजों ने ये भी बोला था कि नहीं भाई, हमें वेस्टर्न एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमें भारतीय दर्शन की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसको लेके भी द्वंद्व आया था। फिर भारतीय लोग आगे आए, उन्होंने बोला कि ये वेस्टर्न से कुछ नहीं होगा, अगर हम इंडियन की फिलॉसफी को ज़्यादा दिमाग में लेके चलें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। फिर कहीं ना कहीं उस समय प्रेस की भूमिका ने भी बहुत एक पॉजिटिव आउटकम जो है अगर देखें तो एक अहम रोल जो हमें देखने को मिला। फिर मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप ऐसा मान के चलें कि एक मध्यम वर्ग का मतलब आप ऐसे समझें कि जैसे कि मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बेसिकली हम जो मध्यम वर्ग का जो है यहाँ पे हमें उदय देखने को मिला। फिर साथ में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम का हमें यहाँ पे ये भी कंक्लूजन देखने को मिला, जब दादा भाई नाजोरी ने और दिनशु वाचा ने जब एक मतलब किताब में ये चीज़ को प्रूफ किया कि धन की निकासी का सिद्धांत को जो है बेसिकली प्रूफ किया। तो उसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़े, तो इसी पृष्ठभूमि की तरफ चल रहे हैं अभी थोड़ा सा हम। फिर तो ये सब चीज़ें दिखाई, तो एक कंक्लूजन ये निकाला कि एक कंक्लूजन फिर ये भी निकला कि भाई धन की हमारी हानि हुई, हमारा देश गरीब होता गया, हम पिछड़ते चले गए। एक समय 1600 में देखें तो हमारे भारत एक सोने की चिड़िया था, वहीं 1885 तक आते आते कहीं ना कहीं कंगाली के कगार पे जो खड़ा हो गया था भारत। मतलब कहने मतलब ये है 300 साल में अंग्रेजों ने इतना लूटा हम लोगों को, इतना लूटा कि आज हम एक बोलते हैं ना कि जिसमें डेवलपिंग कंट्री के तौर पे आ गया। अगर उस समय अंग्रेज नहीं आ रहे होते, अगर ऐसे की चीज़ें, अगर हमारे नेता यानी हमारे लीडर्स अगर समझदार होते, यानी कि जब अकबर की मैं बात कर रहा हूँ, अकबर और जहांगीर के काल की बात कर रहा हूँ, अगर मुग़ल शासन अगर सच बताऊँ बिल्कुल मैच्योर होता, अगर वो आगे तक की दूरदृष्टि लेके चलते, तो शायद आज भारत कहीं और होता। भारत इन द सेंस हो सकता है अमेरिका को टक्कर भी दे रहा होता। समझ रहे हैं, कुछ लोगों की गलती की वजह से जिसके कारण अंग्रेज़ों को फ़ायदा हुआ, और उसके कारण फिर आप समझ सकते हैं कि जिससे फिर अंग्रेज़ों को फ़ायदा हुआ और हमारा देश जो है दिन पे दिन गरीब होता चला गया। तो उसमें फिर राष्ट्रवादी आकांक्षा का जन्म भी हुआ। जब ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली, जब इस तरह की जब सारी चीज़ें जब होने लगी, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं आपको पता है आप किसी को उतना ही दबा सकते हैं, जैसे एक स्प्रिंग होती है, राइट।
एक स्प्रिंग इतनी भी उछल जाती है, एक स्प्रिंग इतनी भी होती है। तो एक स्प्रिंग की एक सीमा होती है, जितना आप दबा सको उसके बाद तो फिर वो उछलेगा। तो उसी कंडीशन में जब ये सारी की सारी चीज़ें जब होने लग गई, तो यहाँ पे फिर हमें ये पता चला कि राष्ट्रवादी आकांक्षा का अगर हम बात करें तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल जन्म हुआ। फिर राष्ट्रवादी चेतना के कारण ही 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत के महानगरों में अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन भी हुआ गया। हमने ये भी देखा कि 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति से लेके और 1885 तक का समय ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल सकता है, यहाँ पे एक मेन सा क्वेश्चन ये निकल सकता है कि 1857 की क्रांति के बाद से लेके और कांग्रेस की स्थापना से पहले तक का कि काल की विवेचना कीजिए। देखिए, तो उसमें कांग्रेस की जो पूर्व की जो संगठन थी, यानी कांग्रेस के गठन होने से पहले पूर्व की संगठन, हमें उसकी विवेचना यहाँ पे जो है करनी पड़ेगी। मैं उस पर नहीं जाऊँगा अभी। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1857 की क्रांति के बाद से फिर महानगरों के अंदर अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ। उन्होंने भी अपने दौर पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रयास किया, असेंबली में घुसने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फेल हुए। फिर आपने और भी सारे मतलब संगठनों को यहाँ पे मतलब कि कुल मिला के जो देखा था, जिससे विचार विमर्श हो चुका और कहीं ना कहीं मतलब कि एक तरह राजनीतिक चेतना का जो है विकास जो है हमें जो है बेसिकली अगर बात करें तो देखने को मिला। इसी के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि इसी के फलस्वरूप जब ये राजनीतिक संगठन हुए, तो उसके बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं फिर 1885 के अंदर हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके रूप में सामने आया। राष्ट्रवादी जब चेतना हुई तो आपको पता होगा मुंबई के अंदर, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कांग्रेस इसका जो है बेसिकली गठन किया गया और कहीं ना कहीं जिसने संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन के एक औपचारिक आरंभ का श्रीगणेश किया। यानी कि 1885 इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म तो हुआ। ध्यान से समझना, यहाँ से ठीक है कांग्रेस का जन्म हुआ, लेकिन एक तरह से कहीं ना कहीं यह एक औपचारिक और साथ में संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन की तरफ ये मुड़ता चला गया। तो इसलिए इस काल को शिशु काल या फिर स्थापना काल भी हम जो है लेके चलते हैं। अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें, यानी कि अगर हम चीज़ों को देखें ओवरऑल, मतलब हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें राष्ट्रीय आंदोलन को, तो दोस्तों हमें मोटा मोटा 3 चरणों में हिस्ट्री को समझना होता है। जिसमें पहला चरण 1885 से लेकर 1905 तक, जिसमें उदारवाद का युग था, ठीक है, आपका उदारवाद का युग था। 1905 से लेकर 1999 तक एक उग्रवाद का एक युग चला। और तीसरे चरण के अंदर हमें गांधी जी से, हमें अगर बात करें गांधी जी फिर जब इस चीज़ में आ गए 1919 के अंदर, तो फिर हमें यहाँ पे ये देखा फिर गांधी जी ने इस राष्ट्रीय आंदोलन की भागदौड़ संभाली। तो उसके बाद इस 3 चरणों को हम यहाँ पे विश्लेषण धीरे धीरे करते चलेंगे। तो पहले चरण में देखो, जब कोई चीज़ की स्थापना होती है, ध्यान से समझना, जब कोई चीज़ की स्थापना होती है तो डेफिनेटली उस पर शक्ति की कमी होती है। ध्यान से समझना, शक्ति की कमी का ये काल था। ठीक है, चीज़ें हुई, कुछ हुआ, मतलब कहने का मतलब ये है कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन शक्ति की कमी के कारण चीज़ें नहीं समझ आ रही, मिस्टेक्स भी हो रही थी, मतलब कुछ चीज़ें ठीक भी हो रही थी फिर भी मिस्टेक भी हो रही थी। तो उस काल को हम शिशु काल भी कहते हैं, या फिर हम इसको प्रथम चरण के तौर पे भी हम इसको जो है सबसे ज़्यादा जानते हैं। इस काल के अंदर प्रथम चरण यानी कि अगर हम फर्स्ट चरण की मुख्य घटनाओं के बारे में देखें तो इसमें कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, और फिर इसके बाद कहीं ना कहीं ये आंदोलन एक नए युग की तरफ हमें जो है लेके गया। इसमें अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित हुआ। इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का रहा, जो पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित थे। यानी कि इस काल के अंदर, यानी कि हम देखें 1885 से लेके दोस्तों, इसमें हम अगर 1905 तक में देखें, तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर अस्पष्ट लक्ष्य थे। देखो, एनालाइज करा रहा हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एनालाइज पे फोकस करो। यानी कि हमें ये पता चला अस्पष्ट लक्ष्य में यहाँ पे देखने को मिले, साथ में हमें ये भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग हमें यहाँ देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं पश्चिम की उदारवादी तथा अतिवादी विचारधारा से प्रेरित थे। तो हमें ये एक कंट्रास्ट हमें ये देखने को मिला इसके अंदर कि 1885 से लेकर 1905 के बीच में अस्पष्ट लक्ष्य देखने को मिले, शिक्षित मध्यवर्ती आपका बुद्धिजीवी वर्ग देखने को मिला, और साथ में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमें उदारवादी और हमें अतिवादी के तौर पे भी हमें चीज़ें जो बेसिकली जो हमें देखने को मिली।
फिर दूसरे काल के अंदर अगर हम देखें, जिसके अंदर दूसरे काल के अंदर अगर देखें, द्वितीय चरण के अंदर अगर हम देखें, तो हमें यह देखने को मिला कि कांग्रेस अब थोड़ा यहाँ पे परिपक्व हो रही थी, यानी कि अब थोड़ा सा मैच्योर होने की कोशिश की तरफ अपने उद्देश्य सीमाओं का विस्तार कर चुकी थी। यानी कि इस काल के अंदर हमें यह देखने को मिला कि कहीं ना कहीं उसमें शिशु थी, अब यहाँ पे थोड़ा परिपक्व होने लग गई, और अब यह संस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए प्रगतिशील थी। और साथ में आंदोलन के इसी चरण में कांग्रेस में उग्रवादी गुट का भी सृजन किया गया। जब 1905 के बाद हमें यह पता चला कि उग्रवादी गुट भी आया, फिर क्रांतियां हुई, फिर बंगाल में हुई, पंजाब में हुई, फिर मुंबई में हुई, वो अलग अलग आ गया मतलब आने वाले हिसाब से पढ़ेंगे, तो उसमें हमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से अगर हम बात करें, एक तरह से विचलन का भी काल था, एक परिपक्व काल भी था, और साथ में कहीं ना कहीं इन्होंने अगर बात करें उग्रवादी विचारधारा को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे हमें जो है प्रयास जो है यहाँ पे हमें जो है देखने को यहाँ पे मिला था। तो हमने दो काल को देखा, जिसमें प्रथम चरण में हमने क्या देखा, दूसरे चरण में हमने ये चीज़ें देखी। अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे चरण के अंदर दोस्तों हमें ये चीज़ें पता चली कि यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की जो है अगर हम बात करें तो बात करी गई, यानी कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। बस पहले आंदोलन के अंदर हमने मतलब सीटों के लिए फाइट किया, दूसरे काल में हम हमारा उग्रवाद की तरफ चला गया, तीसरा जब गांधी जी आए, जिसको हम गांधी युग के नाम से भी कहते हैं, तो वो जो काल था अगर हम बात करें तो उस काल के अंदर कहीं ना कहीं पूर्ण स्वराज की तरफ जो चीज़ें जो बेसिकली चलते चली गई, और इसको हम जो गांधी युग ने नाम दिया। यानी कि 1919 में जब गांधी जी ने अपने आंदोलन की मतलब भागदौड़ अपने आंदोलन मतलब अपने हाथों में ले लिया, तो उस कंडीशन में फिर इसको जो गांधी युग के नाम से जो जाना गया। तो ये हमने अभी तक तीन चीज़ें एनालिसिस करी, हम धीरे धीरे चलेंगे मानते हैं। हमने ये देखा कि सेकंड क्लास के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन में 3 चरण में कैसे हुआ, उसकी सीमाएं क्या क्या थी, किस किस तरह से वो चीज़ें जो है बेसिकली अगर बात करें तो आगे बढ़ी। तो इसी चीज़ का विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। चाहता तो मैं शुरू से कांग्रेस की स्थापना से पढ़ा सकता था, पर नहीं, हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको चीज़ों को थोड़ा सा डेप्थ के अंदर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ेगा। जब तक आप डेप्थ में नहीं समझेंगे, जब तक डेफिनेटली फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि इस क्लास में मेंस ओरिएंटेड भी एक क्वेश्चन 1857 से लेके 1885 तक का जो बीच का काल था उसके बारे में विवेचना करनी हो, तो आपने वही कांग्रेस के पूर्व जो संगठन थे उसके बारे में आपने जो है यहाँ पे लिख देना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।